आप लोगों को बिल्कुल ठीक से लेके सारे प्रश्न याद करने पड़ेंगे, एक भी प्रश्न छोड़िएगा। जब आपको मालूम चल गया है ये प्रश्न आने वाले हैं तो उसको पूरा का पूरा आप लोगों को याद करना। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पेपर के सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। गारंटी है कि जब पेपर देके आओगे तो आपका सर बहुत अच्छा पेपर गया है। और एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अनुपमा का नाम यहाँ पे जरूर से जरूर अपना डाल लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों, वादा करता हूँ कि 2.5 घंटे में पेपर करके चले आओगे। अगर वीडियो पूरा देख के सारे क्वेश्चन याद कर लेते हो 2 से 2.5 घंटे में इस पेपर को पूरा का पूरा करके चले आओगे। सामान्य निर्देश बोला है जो कि पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें से पहला बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट इस पेपर को पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है, ये पहला निर्देश कह रहा है। दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, तो खंड अ दूसरा खंड ब में विभाजित है। मतलब 2 खंडों में पेपर बना हुआ है, तो खंड अ दूसरा खंड ब में। तीसरा है खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों उपखंड क ख ग में विभाजित है। मतलब खंड अ इसमें भी 3 उपखंड रहेंगे और खंड ब में भी 3 उपखंड रहेंगे। इसलिए है क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए तीनों का अलग अलग खंड करेगा। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग। चौथा है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। कहने का मतलब खंड अ में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उनका उत्तर आपको OMR शीट पर रखना होगा। ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो भी है उसको रखना होगा। इसके बाद है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा, ये कह रहा है। इसके बाद है खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। अब खंड ब आएगा, खंड ब में 50 नंबर के आपको वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपके लघुत्तरीय, त्रिगुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, जितना भी नंबर का होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसके बाद खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। कह रहा है कि अगर आप उपखंड क करते रहे हो फिजिक्स वाला, जब केमिस्ट्री वाला करने जा रहे हो तो नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए, ग वाला बायोलॉजी वाला करने जा रहे हो तो नए पृष्ठ से आप उसको प्रारंभ कीजिए लिखना। यह था निर्देश का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। देखिए बोला है खंड अ, और खंड में अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसमें भी पहले उपखंड क आया है। उपखंड क मतलब इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। देखिए 20 नंबर, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर के लिए पूछा है आप लोगों से। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो अपवर्तित किरण विचलित होगी। कहने का मतलब है कि आपतन कोण को I से डिनोट किया जाता है और अपवर्तन कोण को R से डिनोट किया जाता है। कह रहा है कि यह अपवर्तित किरण विचलित होगी कब? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कब विचलित होगी कि जब हम लोग साइन I में से साइन R को घटा दें। अगर विचलित कोण अगर हमें ज्ञात करना है तो हम आपतन कोण में से अगर अपवर्तन कोण को घटा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितना वो एंगल पे मुड़ा हुआ है किरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न को तैयार करना, बस जाके आप एग्जाम में रखना होगा उसको। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा है इसने। दूसरा प्रश्न पूछा है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आप याद रख लेना कि अगर ताप बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जितना ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध भी उसका बढ़ता जाएगा। तो आप इसका बी वाला आंसर दे के आओगे एग्जाम में। बी वाला मतलब दूसरा वाला इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न यह है, कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। कह रहा है कि जब प्रिज्म यह है और प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो वो उसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो 7 रंगों में जब विभक्त कर रहा है तो वही कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। मतलब किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है। वहीं अगर आपको सबसे कम पूछे तो कम जब पूछेगा तो आप लाल रंग का आंसर दोगे। यहाँ पे क्लियर हो, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या बोला है। बोला कि एक अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण, जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर दिया। वक्रता त्रिज्या मतलब यहाँ आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या माइनस में होती है। अवतल दर्पण है, त्रिज्या माइनस में होगा। कह रहा है इसकी फोकस दूरी बताइए। फोकस दूरी मतलब एफ का वैल्यू बताइए। फॉर्मूला आप जानते हो कि एफ बराबर जो होता है r/2, या आप ये कह सकते हो कि फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20, और बटे में क्या लिखोगे तो यहाँ पे माइनस जरूर लगाना क्योंकि माइनस 20 है। तो 2 से जब घटाओगे 20 को तो आ जाएगा माइनस के 10। तो यहाँ फोकस दूरी जो आ गया वो माइनस 10 सेंटीमीटर आ गया, जो कि आपको देख रहे होंगे कि बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। बी वाला क्वेश्चन मतलब बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, प्रश्न नंबर 5वां है। यहाँ पे 5वां प्रश्न पूछा गया है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो एक प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? आप आंसर दोगे कि 1.6 × 10 पे पावर
9 ठीक है, कूलाम होता है, पूरा एकदम जो कि आपको देखने को मिला होगा सी क्वेश्चन वाला बहुत ऑप्शन। ध्यान से करिए। 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है जो ना एक समझ में प्रोटॉन आए पर उसे विद्युत कमेंट आवेश की अवश्य मात्रा। करके जाइए। ठीक है, भूलिएगा मत एग्जाम में आप सी वाले ठीक है, ऑप्शन पर क्या आना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 इन क्या लोग है। बहुत कह रहा है कि ध्यान किसी से तार समझाइए। की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। कह रहा है कि किसी तार की लंबाई अगर L है, अगर इसकी प्रारंभिक लंबाई से अगर 3 गुना उसको अगर हम मोटा कर देते हैं उस तार को, तो बताइए कि प्रतिरोध क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोध भी 3 गुना बढ़ जाएगा। जितना मोटा तार करते जाओगे प्रतिरोध भी उसका उतना गुना बढ़ता जाएगा। इस बात को आप एकदम याद रखना। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये आपकी आंखें हैं जो कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो दूरस्थ बिंदु मतलब कितना दूर तक आप देख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपकी आंखें स्वस्थ हैं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, तो आप लोग तो चंद्रमा को भी देख ले रहे हो। मतलब चंद्रमा यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो आप कहोगे अनंत दूरी पे है। तो स्वस्थ आंख के लिए दूरस्थ बिंदु जो होता है वो अनंत पर नींद होता आ है। रही होगी इन ठीक है, लोगों को। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर बड़ी होगा। बात यही है ना, आगे नींद बढ़ेंगे बहुत आती है और यहाँ से अब आप लोगों का एग्जाम उपखंड सर ख स्टार्ट हो गया। उपखंड ख में आप लोगों की केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। अभी हमने फिजिक्स के प्रश्न किए, अब ये केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 8वां से कह रहा है कि एंटीमनी है। आपको जानना जरूरी है कि एंटीमनी क्या होता है। तो एंटीमनी उपधातु की श्रेणी में आता है, उसे हम लोग उपधातु बोलते हैं एंटीमनी को। तो सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 तो यहाँ पे सूत्र पूछ लिया आप लोगों को, रासायनिक सूत्र, वो भी किसका, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, याद कर लो, PbNO3 होल ट्वाइस होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 10वां प्रश्न। यहाँ पे 10वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताइए। ठीक है, असंतृप्त आप लोगों को यहाँ पे बताना हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, C2H4। जिसमें या तो आप ये याद करो कि जिसमें 1:2 का अगर बनेगा तो समझ लो कि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है। अगर रेशियो को मैं काटूं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, रेशियो 1:1 बन रहा है ना, तो अब समझ लो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10वां क्या है, कह रहा है कि प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनॉल में बताना आप लोगों को क्रियात्मक समूह, तो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है CHO, तो प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह यह है सिंगल बॉन्ड CHO, ये आपका प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह। ठीक है, चलिए भूलिएगा मत, इसको प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, 12वां प्रश्न देखिए क्या है। 12वां है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है यहाँ पे कि एसिटिक अम्ल का क्या होगा। आप आंसर दोगे एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल होता है। मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप लोगों का कि IUPAC नाम करना कैसे करते हैं, तो वहां से करना आप सीख लोगे, अन्यथा इस ट्यूशन को तो आप लोग याद ही कर लोगे कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। आगे बढ़ेंगे, 13वां प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑक्साइड का सूत्र पूछ रहा है। तो क्लोराइड का सूत्र क्या है, MCl2। ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, MO। क्या हो जाएगा यहाँ पे, MO हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो उपखंड ग दिखेगा। अब उपखंड ग जो है, अब बायोलॉजी के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने कहा था शुरू में वहां पे कि 3 उपखंड देगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, तो यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वृक्कों का कार्य होता है, वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। तो किडनी का कार्य क्या होता है, तो वो क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है। वृक्क जितने भी हैं वो वृक्क करते हैं उत्सर्जन का काम। तो किडनी जो है उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है, टॉयलेट को बाहर निकालता है, आपको भी मालूम है। तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ठीक है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती है किस में, मतलब पुदीना में कि आलू में कि ब्रायोफिलम में कि इन सभी पर। तो पत्तियों पर आपको बताना है कि कौन से ऐसा पेड़ है कि पत्तियों पर वहां पे कलियां जो है विकसित होती हैं। तो आप कहोगे कि ब्रायोफिलम में होती है। ऐसा किस में होता है, ब्रायोफिलम में क्या होती है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। तो सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। कह रहा है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक है। ये तो बहुत सिंपल है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप दोगे ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। और यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या है कि 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। आपको भी मालूम है कि अगर 2 DNA तंतु आपस में जुड़े हैं तो हाइड्रोजन बंध के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन बंध के कारण ही 2 DNA आपस में जुड़े होते हैं।
तो यहाँ पे आप डी वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो होते हैं। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन के द्वारा अगर हम प्रजनन किस में होता है तो आप इसका आंसर दोगे कि हाइड्रा में कराया जाता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 19। सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत अभी से याद हो गया होगा सारा प्रश्न आप लोगों को। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, मतलब मेंडल ने किस पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था, आनुवंशिकता का नियम दिया था। तो आप कहोगे यहाँ पे उद्यान मटर का प्रयोग किया था। इनका उद्यान मटर का बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा भाग है जो मादा में नहीं पाया जाता है। तो अंडाशय तो मादा में तो पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, डिंबवाहिनियां भी पाई जाती है। ये जो शुक्रवाहिका है यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे खंड और जो है समाप्त हो गया 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। अब खंड ब देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ से आप लोगों का खंड ब स्टार्ट हो गया। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। कितने नंबर के लिए? 50 नंबर के लिए वर्णनात्मक प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपका आया उपखंड क। उपखंड का मतलब फिजिक्स के प्रश्न इसमें रहेंगे। किसके? फिजिक्स के। पहला प्रश्न 4 नंबर के लिए क्या उसने पूछा है, देखिए न्यूमेरिकल लगता है पूछा हुआ है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। स्थिति मतलब v बताइए और प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति मतलब m बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि एक अवतल दर्पण के सामने अगर 15 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रखा है, फोकस दूरी भी दिया है, तो स्थिति और प्रकृति पूछ रहा है। बहुत सिंपल प्रश्न है, कैसे इसको हल करेंगे देखिए बताता हूँ आप लोगों को। मैं पेन ले लेता हूँ, एक ब्लैक पेन ले लेता हूँ। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे u से। किससे करते हैं? u से। ये प्रश्न नंबर हम लोग पहला कर रहे हैं, यहाँ पहला आप डाल लेना। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? u से। तो u बराबर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। लेकिन u आपका माइनस में रहेगा क्योंकि दर्पण किसकी बात हो रही है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में u हमेशा माइनस में होता है, इस बात को आप ध्यान रखना, ट्यूशन में गलत मत करना एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो फोकस दूरी भी माइनस में होता है, तो माइनस 30 सेंटीमीटर यहाँ पे फोकस दूरी भी दिया हुआ है। आपसे पूछा है दो चीजें कि प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, और दूसरा चीज है कि प्रकृति कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ये चीज पूछा है। तो आपके पास u मालूम है, f भी मालूम है, v याद करना है। आप सूत्र लगाओगे दर्पण सूत्र। एक पेन और ले लेता हूँ, रेड पेन, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिखे। तो आप लगाओगे दर्पण सूत्र, क्योंकि अवतल दर्पण है, दर्पण की बात रहे तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। लेंस की बात रहता तो लेंस सूत्र लगाते। तो दर्पण सूत्र ये कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह होता है दर्पण सूत्र। अब आप लोगों को वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो ये हो जाएगा 1/f। अब f की वैल्यू कितना है? -30, यहाँ लिखोगे -30 बराबर 1/v। तो v तो हमें ज्ञात करना है, तो v को v रहने दो, प्लस 1/u। तो u कितना आया है? u -15 है, तो u की जगह आप लिखोगे -15। अब जब इसे हल आप करोगे तो ये तो आपका 1/-30 ऐसे ही रहेगा, बराबर ये हो जाएगा 1/v। माइनस गुणा इस प्लस में करोगे तो हो जाएगा -1/15, ठीक है, क्योंकि माइनस गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस होता, आप ही जानते हो इस बात को। अब यहाँ पे देखो 1/-30। एक बात बताइए, जब ये -1/15 अगर इस साइड भेज दूंगा तो हो जाएगा +1/15, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बराबर इधर हो जाएगा आपका 1/v। चलिए अब हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 30 ही आएगा, क्योंकि इस 15 से ये 30 कट जा रहा है, तो एलसीएम 30 आया। इस 30 का इस 30 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा इस एक में करेंगे तो एक ही आने वाला है, लेकिन चिन्ह यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। बीच में प्लस है तो प्लस उतारोगे, 15 का भाग इस 30 में दोगे तो 15 दूनी के 30, 2 बार गया। इस 2 का गुणा 1 में करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, बराबर इधर हो गया आप लोगों का 1/v। यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। -1 और +2, ठीक है, तो यहाँ माइनस और प्लस आ जाता है तो घटता है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो, 2 में से घटाओगे तो 1, और बड़े वाला का चिन्ह लगता है तो बड़ा वाला प्लस है तो प्लस ही है, और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 बराबर 1/v। हमें v की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? v की।
तो इधर 30 को ऊपर भेज दो, इधर आप v को ऊपर भेज दो, तो v बराबर देखिए आ गया, v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। क्या आ गया, v बराबर 30 सेंटीमीटर, मतलब कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो पहला वाला आंसर तो आ गया, ये पहला वाला आंसर आ गया v का। अब हमें m का वैल्यू भी पूछा था, हमें m का वैल्यू भी पूछा था, तो m का सूत्र क्या होता है, m मतलब आवर्धन होता है, क्षमता, तो m बराबर सूत्र होता है माइनस वी अपान के यू, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से आप m बराबर निकाल लो, m बराबर माइनस माइनस तो सूत्र में ही है v, तो v अभी हमने ज्ञात किया, आपने देखा कितना आया था 30, दिखा देता हूँ मैं नीचे, v अभी कितना आया 30, तो यहाँ जब आप 30 लिखोगे तो माइनस के 30 हो जाएगा, और बटे में u का वैल्यू देखो दिया था, u का वैल्यू माइनस 15 दिया है, तो यहाँ लिखोगे माइनस के 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 15 दूनी के 30, दो बार में कट गया, तो m बराबर 2, और भी 2 जो है प्लस में आ गया, तो m बराबर 2 आ गया। और जैसा आप जानते हो कि m का मान अगर प्लस में आता है तो समझ लो कि आभासी होता है, कैसा होता है, आभासी। तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, तो प्रकृति यहाँ पे आभासी हो गया। ठीक है, तो यह जो है यह प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति हमसे पूछा था, तो प्रकृति तो हमारा क्या हो गया, आभासी। और स्थिति हमसे पूछा था, तो स्थिति मतलब कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो स्थिति 30 सेंटीमीटर और प्रकृति आभासी। समझ में आ गया प्रश्न, बहुत डिटेल में हमने इस प्रश्न को समझाया है, ताकि एग्जाम में पेपर जब आएगा तो उसको इसी तरह लिख पाओ और अच्छे नंबर ले पाओ। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है, और यह प्रश्न 4 नंबर के लिए है। तो बायो सेवर्ट का नियम आप लोगों को जानना पड़ेगा। देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिख के लेकर आया हूँ अच्छे तरीके से। दूसरा उत्तर बायो सेवर्ट का, हेडिंग डाल लेना। बायो सेवर्ट का नियम ये कहता है कि बायो सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र उसने प्राप्त किया, अभी मैं सब कुछ डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। फिर कह रहा है कि इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक एक छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ चित्र देखो, इस बिंदु को आप P मान लो, ये बिंदु जो है P है। कह रहा है यहाँ पे कि आप लोगों को एक लंबाई है, मान लेते हैं कि आपकी लंबाई एक तार है, ठीक है, एक लंबाई हमने मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु हमने P लिया, क्या लिया, एक बिंदु P, और यहाँ से हमने इसको लंबवत एक रेखा खींचा, ठीक है, जो कि इसके बीच में कितना कोण बना रहा है, डेल्टा थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो थीटा से P दो बिंदु हमने माना है, उसकी दूरी को R से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि धारा को I से डिनोट करते हैं, तो मान लीजिए इस तार में I धारा प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तार है, तो तार की लंबाई को डेल्टा एल से डिनोट किए हैं, चालक तार की लंबाई है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का ये चुंबकीय क्षेत्र है, बिंदु P है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे लग रहा है। तो वही कह रहा है कि इस बिंदु P पे जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किन बातों पर निर्भर करता है वही इसमें लिखना है। तो 4 कंडीशंस होती है। पहला कंडीशन है कि चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात B जो है अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के, अनुक्रमानुपाती के या समानुपाती के दोनों बात सेम होता है। कहने का मतलब ये चीज है कि जितना तार को आप बढ़ाओगे डेल्टा एल, जितना तार को आप बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही बढ़ता जाएगा। पहला कंडीशन ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाएगा जितना तार की लंबाई बढ़ाते जाओगे। दूसरा कह रहा है कि चालक खंड में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो B है वह I के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि जितना उसमें जितना तीव्र गति से धारा आप बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद तीसरा है कि चालक खंड से बिंदु की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात B जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ पे दूरी जितना, इस जो बिंदु रखा है इसकी दूरी जितना बढ़ाओगे तो वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी अगर इस बढ़ाओगे इस बिंदु की तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कम उत्पन्न होगा। चौथा कंडीशन क्या कहता है कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात B जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा का। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो साइन थीटा होता है वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है B। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों का। थीटा बढ़ाओगे जितना डिग्री कोण बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 4 कंडीशन हुआ, इसमें अगर हम टोटल बात करें 4। पहला कंडीशन है कि B जो है समानुपाती होता है डेल्टा एल के, समानुपाती के अनुक्रमानुपाती के, दोनों चीजें एक ही है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र किस पे निर्भर करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा I पे डिनोट करता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब धारा की बात कर रहा है कि धारा जितना बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। तीसरा किस पे डिनोट करता है, तो ये जो B जो है वह यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के, उसकी दूरी के। और चौथा क्या कहता है कि P जो है वो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होता है
साइन थीटा के, जितना कोण आप बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। तो यही 4 पॉइंट है, वही 4 पॉइंट आपको लिखना है, यही बायो सेवर्ट के नियम है। आपको डिटेल में मैंने समझा दिया होगा, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, समझा इतना बढ़िया इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं पेपर, तो जितना बढ़िया समझे रहोगे उतना बढ़िया सब लिखोगे, भूलोगे नहीं। आगे देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। तीसरा प्रश्न है कि 20 ओम, क्या बोला है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। कहने का मतलब है कि 20 ओम प्रतिरोध का कोई स्त्री, मतलब होता है क्या, प्रेस, जो प्रेस सब कपड़ा प्रेस करते हैं वो वही कह रहा है, उसमें 20 ओम प्रतिरोध का स्त्री लगा हुआ है जिसमें कितना धारा बह रहा है, 5 एम्पियर धारा बह रहा है, तो पूछ रहा है कि 30 सेकंड में कितना ऊष्मा उसमें उत्पन्न होगी, ठीक है, उस प्रेस में। तो देखिए मैं एक पेज ले लेता हूँ और इसे सॉल्व करते हैं। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, तो जो जो चीज दिया है उसको पहले आप लिखना चालू करो। जैसे यहाँ पे प्रतिरोध को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो आर बराबर यहाँ पे दिया है 20 ओम, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला है कि 5 एम्पियर धारा बह रहा है, तो धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो आई बराबर दिया हुआ है 5 एम्पियर धारा। इसके बाद कह रहा है कि 30 सेकंड में, मतलब टी भी दिया, समय दिया है 30 सेकंड में। अब हमसे पूछा क्या है कि कितना ऊष्मा परिकलित होगा, ऊष्मा का मतलब एच, हीट, तो एच बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे आप लोगों को वैल्यू रखनी है, तो उसमें आपका निकल जाएगा एच बराबर आई स्क्वायर, आई मतलब धारा कितना था 5, तो 5 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, इंटू आर कितना है प्रतिरोध 20, इंटू टी कितना है समय 30 सेकेंड। तो यहाँ पे जब इसको हल करोगे तो एच बराबर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 गुणे 2 3 6, 2 जीरो बढ़ा दो 600 हो जाएगा। तो एच बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 5 30, 6 2 12 3 15, तो 150 तो ये हो गया, 2 जीरो और बढ़ा दो, 15,000 ऊष्मा जो है उसमें परिकलित होगी मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया आप लोगों का आंसर। देखिए कितना सिंपल है, इसी तरह आप लोगों को इसको लिखना है। चलिए फटाफट इसको आगे करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 4 नंबर के लिए है, नहीं है, प्रश्न 6 नंबर के लिए है। चौथा वाला प्रश्न देखिए, 3 प्रतिरोध, कह रहा है कि R1 एक प्रतिरोध है, दूसरा R2 दूसरा प्रतिरोध है, R3 तीसरा प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध हैं जो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसका तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र आपको क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेशन पूछ लिया है 6 नंबर के लिए, और आपको बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 अगर जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समांतर क्रम कभी कभी श्रेणी क्रम में भी पूछ लेता है, ठीक है। फिलहाल समांतर क्रम में पूछा है तो उसका उत्तर लिखेंगे। देखिए बिल्कुल डिटेल में मैं आपको लिखवाऊंगा, उतना डिटेल में आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कहने का मतलब है कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन आप हेडिंग डालोगे, क्योंकि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे लिखोगे एग्जाम में, यह सीखो लिखना एग्जाम में कि वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु x से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु y से जोड़ देते हैं, और यदि 3 से अधिक प्रतिरोध है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ देते हैं, तब प्रतिरोध के इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए x है और एक बिंदु y है, ठीक है। तो 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो देखिए इसके पहले सिरे को x से और इसके दूसरे सिरे को y से जोड़ दिया है। इसी तरह R2 दूसरा प्रतिरोध को पहले सिरे को x से जोड़ दिया है, इसके दूसरे सिरे को y से जोड़ दिया है। तीसरा प्रतिरोध के पहले सिरे को x से जोड़ दिया है और तीसरा प्रतिरोध के जो अंतिम सिरे को y से जोड़ दिया है। इसी तरह और प्रतिरोधों के इसी तरह जुड़ते जाएंगे, यही कह रहा है। और इस क्रम में जुड़ते हैं उसे हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद इस चित्र को बनाना, यहाँ पे देखो R1 पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा प्रतिरोध है, इसमें R3 तीसरा प्रतिरोध है, यह दोनों बिंदु x y है, और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है, विद्युत धारा इस तरह इसमें बह रही है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखोगे, यहाँ पे चित्र लिख लेना कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन का ये चित्र है। अब यहाँ पे बोल दिया कि 3 प्रतिरोध इस तरह अगर जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध बताइए, इसका सूत्र बताइए। तो देखिए कैसे हम लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, वही चीज जो दिया था वही हमने लिखा। इसके बाद तब इन प्रतिरोधों पर विभवांतर समान मात्रा में होगा, जबकि इन विद्युत धाराएं I1 I2 I3 होगी। इसको समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारों, जो एक बात याद कर लो अभी से कि अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो विभवांतर तीनों में यहाँ पे क्या होंगे मेरे प्यारों, जो समान विभवांतर तीनों में एक ही समान विभवांतर होगा, लेकिन धारा तीनों में अलग अलग होगी। इसमें आपकी धारा I1 होगी, इसमें आपकी धारा I2 होगी, और इसमें आपकी धारा I3 होगी। तो समांतर क्रम में अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा है, विभवांतर तीनों में सेम होगा, धाराएं तीनों में अलग अलग होगी, वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे तीनों में अलग अलग धाराएं हैं, तो हम लोग पहले प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर, जैसे ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR,
यही कहता है ना। तो यहाँ से अगर मैं आई निकालूं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान के आर। आई यही नियम तीनों में लगा है। पहला में, इसलिए पहला में अगर मैं लगाऊं ओम का नियम तो आई वन होगा। अगर इसमें लगाऊं तो आई वन बराबर वी तो तीनों में समान रहेगा बटे में आर वन, तो वही चीज तो है। पहला प्रतिरोध में हमने ओम नियम लगाया तो आई वन बराबर वी अपान के आर वन। दूसरे में लगाऊंगा तो आई टू बराबर वी अपान के आर टू, सिंपल है। तीसरे में अगर मैं ओम का नियम लगाऊंगा तो आई थ्री बराबर वी अपान के आर थ्री होगा। तो तीनों में हमने नियम लगा दिया ओम का नियम। समझ में आ गया आप लोगों को। फिर लिखोगे कि बिंदु x और y बिंदुओं के बीच कुल धारा I है। अगर हम मान लेते हैं कि बिंदु जो x हमने माना था और बिंदु यहाँ पे y जो हमने माना था, अगर मैं टोटल सभी को मैंने I धारा सिर्फ मान लेता हूँ कि I धारा होगा, तो टोटल धारा अगर I मान लिया तो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों के योग के बराबर होगा, क्योंकि मैं तीनों को एक ही बार मान लेता हूँ कि ये तीनों धाराएं जो I1 I2 I3 बह रही हैं उनको सिर्फ मैंने I मान लिया कि टोटल धारा कितना बह रहा है, I बह रहा है। और यहाँ पे लिखा भी देखिए आई जो है वो तीनों के योग से होगा, क्योंकि तीनों को मैंने आई मान लिया। फिर कह रहा है कि मान रखने पर, अब तीनों में मान रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, अभी हमने बताया तो आई बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आई बराबर वी अपान के आर वन होगा। अभी मैं यहाँ दिखा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आई वन आई टू आई थ्री माना है, ठीक है। और आई वन का वैल्यू क्या है, वी अपान के आर वन। आई टू का वैल्यू क्या है, वी अपान के आर टू। आई थ्री का वैल्यू क्या है, वी अपान के आर थ्री। और वही चीज इधर मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसी में हमने मान रखा है, आई को मैंने आई लिख दिया। आई वन की वैल्यू क्या थी, वी अपान के आर वन। आई टू की वैल्यू क्या थी, वी अपान के आर टू। आई थ्री की वैल्यू क्या थी, वी अपान के आर थ्री। इसे आप समीकरण नंबर पहला मान लो। समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आया है। फिर माना x और y बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध अगर r है, मैंने तुल्य प्रतिरोध r मान लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो आई अपान वी बटे आर लगेगा। अगर तुल्य प्रतिरोध हमने आर मान लिया तो आई बराबर क्या होगा, वी अपान के आर। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया, ठीक है। अब समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना करेंगे, ठीक है। जब इसकी आप तुलना करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो देखो क्या होगा, यहाँ पे तुलना करोगे तो इस आई से या आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर बच जाएगा वी अपान के आर और ये आपका वी अपान के आर वन, वी अपान के आर टू, वी अपान के आर थ्री, ये बचेगा। अब यहाँ पे देखो वी जो है वी अपान के आर इस तरह लिख दो, ये वाला जो चीज है सेम आप उसी तरह लिख दो। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी वी आप कामन ले लो। वी जब कामन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक बटे आर वन, एक बटे आर टू, एक बटे आर थ्री, बचेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ से जब बी से इस बी को कटाओगे तो बचेगा एक, तो एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। यही सूत्र होता है मेरे प्यारों, चूंकि अगर तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध होता है एक बटे आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। यही होता है तुल्य प्रतिरोध, ये होगा आंसर। समझ में आया है, एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, एक बार और देख लोगे इस वीडियो को तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा था कि यह प्रश्न अगर कर ले तो अच्छी बात है, अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो एक प्रश्न और दिया अथवा करके उसको कर लो। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए, और 6 नंबर के लिए प्रश्न है। तो देखिए सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र अगर आपको ज्ञात करना है तो सिंपल इसमें मैं बता देता हूँ, पेज ले लेता हूँ। देखिए पेज हमने ले लिया और यहाँ पे समझाने का प्रयास नहीं करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखिए स्केल की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लिया कि आप लोगों का यह चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और इस पे लंबवत अगर मैं एक तार यहाँ पे धारावाही चालक तार यहाँ पे अगर मैं यहाँ से गुजारता हूँ, ठीक है, तो यह आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसको बी से मैं डिनोट कर दिया, ठीक है। ये आपका जो है वह धारावाही चालक तार की लंबाई है तो उसको मैंने एल मान लिया, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो मैंने इसको आई मान लिया कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये तार की लंबाई है एल, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखना कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत अगर हम एक तार बिछाएं जिसमें धारा आई बह रही हो, तो यहाँ पे ये जो कोण बनता है, देखो ये कोण थीटा बनता है जो कि कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। अब यहाँ से सूत्र स्थापित करना है, तो सूत्र यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका सूत्र क्या होगा, बल का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वही पूछ रहा है कि इस फोर्स का सूत्र बताइए। तो F बराबर फार्मूला होता है आई, ठीक है, और इंटू एल इंटू बी। कहने का मतलब है कि बल बराबर धारा गुणे लंबाई गुणे चुंबकीय क्षेत्र कितना है, ठीक है, इसका बी का वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं F निकालूं तो F बराबर क्या हो जाएगा, आई एल बी। और यहाँ पे थीटा की अगर मान मैं लूं तो यहाँ पे अगर साइन थीटा का गुणा कर देता हूँ तो थीटा यहाँ पे 90 अंश है और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1। तो F बराबर क्या हो जाएगा, आई एल बी, साइन थीटा का मान 90 और 90 अंश का मान कितना होता है, 1। तो साइन 90 अंश का मान 1 का गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। तो यह आपका F बराबर आई एल बी आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, F बटे आई एल। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का भी सूत्र आपने निकाल लिया और यहाँ यह बल का भी सूत्र आपने यहाँ पे स्थापित कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर मात्रक इसका निकालने की बात करें, अगर कोई पूछे कि मात्रक क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर F
एफ मतलब बल, बल का यहाँ पे मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, बटे यहाँ पे आई मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो यहाँ पे एम्पियर हो गया। और इसके बाद एल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर हो गया। तो यहाँ पे बन गया चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आप लोगों का क्या बन गया, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो है इसका मात्रक बन गया। समझ में आ गया आप लोगों को, सूत्र आप लोगों को स्थापित करने के लिए बोला, बस इतना आप लिख दो, सूत्र हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्खंड ख। उत्खंड ख, अब यहाँ किसके प्रश्न स्टार्ट हो गए,